नमस्कार, मेरा नाम आंचल है और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज के सियासी सफर की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, जिसे किसानों का मसीहा कहा जाता है, जिसका धरने प्रदर्शन से पुराना नाता रहा है, जो नागौर से वर्तमान में सांसद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। और सच में हनुमान बेनीवाल का सियासी सफर वाकई बेहद दिलचस्प है। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट की थी हमसे कि हनुमान बेनीवाल के सियासी सफर पे बात करें, तो आज हम उन्हीं के सियासी सफर पर बात करेंगे। इसके लिए हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 1996 में राजस्थान के छोटे से गांव देवडूंगरी से सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत ने इस कानून को प्रदेश में लागू कर दिया। अशोक गहलोत 1 साल बाद होने वाले चुनाव में अपने इस कदम को पूरी तरह भुनाना चाहते थे। 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की दीवारें एक नारे से पुत गई, कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? सूचना का अधिकार दिया। लेकिन नागौर की दीवारों पर मोटे काले अक्षरों और हरी हाईलाइटिंग में लिखी एक लाइन सत्ताधारी पार्टी के नारे को कड़ी चुनौती दे रही थी। ये लाइन थी, चश्मे का निशान होगा, अगला मुख्यमंत्री किसान होगा। चश्मा यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव चिन्ह, और इसी पार्टी से पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। फिलहाल वो नागौर से सांसद हैं और उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल प्रदेश में ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें युवा अपना आदर्श मानते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बेनीवाल के एक इशारों में हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से नागौर के मुंडवा विधानसभा से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहने वाले बेनीवाल 2008 में भाजपा से और 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की। वो सांसद कैसे बने, उनका सियासी सफर कब शुरू हुआ, उन्होंने अपनी नई पार्टी कैसे बनाई, भाजपा से उनकी पार्टी का गठबंधन कैसे टूटा, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरण गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रहे हैं, जिसके कारण बचपन से ही उनको राजनीतिक वातावरण मिला। बेनीवाल की ज्यादातर शिक्षा जयपुर में हुई है। यहाँ पढ़ाई के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियां देखते देखते बेनीवाल ने यहाँ चुनाव लड़ने की बात मन में ठान ली थी। 1995 में उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुन लिया गया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने जीत का परचम लहराया। इस दौरान बेनीवाल के धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश में खासा नाम कमाया। भाजपा से खींवसर विधायक बनने के बाद वसुंधरा राजे का विरोध करने के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद बेनीवाल ने जिस तरह भाजपा और कांग्रेस का विरोध किया, इस दौरान उन्हें लोग पसंद करने लगे। खासकर युवाओं में बेनीवाल ज्यादा लोकप्रिय हुए। किसान और युवा की बात करने वाले बेनीवाल हर उस कार्यक्रम, आंदोलन एवं सम्मेलनों में शामिल हुए जो सरकार के खिलाफ थे या किसानों एवं युवाओं से जुड़े हुए थे, फिर चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से संबंधित क्यों न हो। इस दौरान प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। इसके बावजूद विधायक बेनीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब विकास कार्य करवाए। किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर वो सरकार के सामने खड़े हो गए, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। साल 2013 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर निर्दलीय के रूप में खींवसर से ताल ठोकी और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा से अलग हुए हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान में जहां तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी अलग पार्टी रालोपा यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, साथ ही 58 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और 3 विधानसभा सीटों को जीतकर अपनी मौजूदगी राजस्थान में दर्ज करवाई। पार्टी के गठन के बाद रालोपा का चुनाव चिन्ह बोतल बना। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जाट बेल्ट में भाजपा कमजोर साबित हुई। कई जगह विधायक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा ने भाजपा को चुनाव हराने का काम किया। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि जाट बाहुल्य 4 लोकसभा सीट पर कमजोर दिख रही भाजपा को रालोपा से गठबंधन कर
एक सीट छोड़ना फायदे का सौदा नजर आया। इसके बाद भाजपा ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन का हाथ बढ़ाया। जानकारी के मुताबिक 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा ने करीब एक माह पहले हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रालोपा का भाजपा में विलय चाहते थे। पार्टी के बड़े नेताओं ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन हनुमान बेनीवाल विलय के लिए राजी नहीं हुए। साथ ही बेनीवाल खुद की जगह किसी अन्य को रालोपा का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा चाहती थी कि वे खुद चुनाव लड़े। आखिरकार एक शर्त हनुमान बेनीवाल की मानी गई कि वो गठबंधन करेंगे और हनुमान बेनीवाल ने भाजपा की यह शर्त मानी कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। नागौर सीट पर एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को भारी वोटों से हराया। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से 24 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उन सब ने भी जीत हासिल की। नागौर की सीट पर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से गठबंधन कर लिया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनावों में देखने को मिला। बेनीवाल के भाजपा में शामिल होने से शेखावाटी में बीजेपी को काफी फायदा मिला और जाट मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा का ये कदम कारगर साबित हुआ। जानकारों के मुताबिक बेनीवाल के भाजपा के साथ आने का असर नागौर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, राजसमंद, जालोर, पाली और अजमेर सीट पर भी पड़ा। चुनाव के दौरान कई जगहों पर बेनीवाल ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी किया। 2019 में बेनीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को जमा लिया। चुनाव परिणाम के एक दिन बाद 25 मई 2019 को नागौर लोकसभा से रालोपा के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनने के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट करके बधाई दी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने राजस्थानी अंदाज में बेनीवाल की पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया। हनुमान बेनीवाल ने भी मुट्ठी बंद कर किला जीतने वाले अंदाज में मोदी से कुछ कहा। इस अवसर पर जारी प्रेस बयानों में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नागौर सहित प्रदेश की समस्याओं को संसद में उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि पीएम मोदी बेनीवाल को मंत्री पद से नवाजेंगे, लेकिन समर्थकों को फिलहाल निराशा ही हाथ लगी। बेनीवाल आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। वो एक किसान नेता है, तभी तो मोदी सरकार के 3 कृषि कानून लाने के बाद वो न केवल किसानों के साथ धरने पर बैठे, बल्कि उन्होंने एनडीए से गठबंधन भी तोड़ लिया। इसके साथ ही बेनीवाल एक कद्दावर नेता है और एक जाट नेता के रूप में भी वो स्थापित है। हनुमान बेनीवाल का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज राजस्थान में बेनीवाल दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। फिलहाल हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक सफर जारी है। जन समस्याओं के लिए वो आज भी पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक। हनुमान बेनीवाल किसी परिचय की मोहताज नहीं है और यही वजह है कि आज वो युवाओं के दिलों की धड़कन है। उनके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। यहाँ पर मिथिलेश जैमिनी मौजूद है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार तो है ही, लेकिन आज के प्रोग्राम को लेकर के उनका ये परिचय है कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहे हैं, उनके मित्र भी कहे जाते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ओम सैनी जी भी हैं। ओम सैनी जी का इस शो से पुराना नाता है। जब हमने सियासी सफर की बात की है, ओम सैनी जी ने हमें नेताओं के सियासी सफर की कहानी को विस्तार से समझाया है। तो सबसे पहले ओम जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी के पास जाते हैं। मिथिलेश जी, हनुमान बेनीवाल आपके साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहे। हमारे दर्शकों को उनके रोचक किस्से बताइए कि किस तरह से उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ा, और चूंकि उस जमाने में राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने धरने, प्रदर्शन, हड़तालों के लिए जानी जाती थी, और हनुमान बेनीवाल जो थे वो इन प्रदर्शन के खिलाफ थे। तो किस तरह का उनका उस समय घटनाक्रम रहा, पूरा बताइए। देखिए आंचल जी, हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जो मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता हूं। वो दिल की ज्यादा सुनते हैं, दिमाग की कम सुनते हैं। उनका दिल जो कहता है वही करते हैं। वो पढ़ते जब भी यही करते थे और आज भी यही करते हैं। उन्होंने कभी दिमाग अप्लाई नहीं किया, वो दिल से ही चलते हैं। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहे थे और चुनाव के दौरान भी मैं उनके साथ ही था, और एक बार वाइस चांसलर आईएएस लगा दिया और उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो वो उनके खिलाफ लड़ने पहुंच गए। यानी कई उनके एक्शन रहे कि वो स्टूडेंट के फेवर में रहे। जब वो स्टूडेंट लीडर थे तो स्टूडेंट्स के एडमिशन से लेकर उनकी हर प्रॉब्लम के लिए पूरी लड़ाई लड़ते थे। और उनका मैंने देखा है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके हकूक के लिए किसी भी स्तर पर चले जाते थे, और वो उस दौर में चुनाव जीते थे जिस दौर में राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे कलंकित वाला कांड हुआ, जेसी बोस कांड। और माना जा रहा था कि
वो चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन वो चुनाव उन्होंने जीता उस कम्युनिटी के दम पर, क्योंकि उस समय कई जाट जो स्टूडेंट थे उनका नाम भी आ गया था जेसी बोस कांड में। लेकिन हनुमान बेनीवाल को जो चुनाव जिताया उसमें सबसे अहम योगदान रहा एक अदर कास्ट का, और वो कास्ट थी ब्राह्मण कास्ट। उसमें उन्होंने चुनाव जीता, और इसके अलावा उनका जो चुनाव प्रचार करने का अंदाज था वो आज जैसा ही था। वो हर कीमत पर स्टूडेंट से 1-to-1 टच करते थे, और इसी कारण वो यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने अपने जो यूनिवर्सिटी जीवन थे उसमें सबसे पहले एक मांग रखी, जब आर एन सिंह साहब वाइस चांसलर थे, कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को विशेष दाखिला दिया जाए, उनको परमिशन दी जाए। और वो जिद के कितने पक्के थे कि जब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए तो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन उनके उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी थे, भैरव सिंह जी शेखावत थे, और भैरव सिंह शेखावत से उनके पिताजी बहुत मधुर रिश्ते थे, और वो चाहते थे कि भैरव सिंह शेखावत ही छात्र संघ उद्घाटन करे। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने अपना एक अलग अंदाज रखा, और उस अंदाज के तहत यहाँ पर मुझे लगता है कि मिथिलेश जैमिनी जी से हमारा संपर्क टूट चुका है नेटवर्क के चलते, लेकिन ओम जी आपके पास यहाँ पर आते हैं। आपने भी हनुमान बेनीवाल को शुरुआत से देखा है, जिस तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के रूप में आपने देखा है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल का जिस तरह का सियासी सफर रहा है, तो बताइए कि किस तरह से जाट नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में वो स्थापित हुए। देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ में सबसे पहला मेरा तारुफ तो जब ये अध्यक्ष बन गए तो दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम होता था आईना, जिसपे किसी भी पर्सनालिटी को लेकर के उससे बातचीत की जाती थी। तो मैंने इनसे बात करने के लिए बात किया, तो ये तीनों हल्के से मेरे से कहा मुझे तो बोलना नहीं आता है। तो मैंने कहा रहे आप अध्यक्ष बने हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, आपको बोलना कैसे नहीं आता है? आप बोलेंगे, मैं बुलवाऊंगा आपको आज। तो उधर देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का ये चुनाव नतीजा बड़ा अजीब किस्म का था। उस वक्त करीब 18,000 स्टूडेंट्स हुआ करते थे सारे, मतलब अध्यक्ष की चुनाव में, इसमें जो एपेक्स बॉडी बनती है उसमें, तो इसमें बहुत कम वोट से डिसाइड हुआ था कि हनुमान बेनीवाल शायद 2,500 वोट या 1800, मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि मैंने रिपोर्ट भी किया था, लिखा भी था उसको। तो मैंने कहा ये देखिए, ये लोगों का उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। तो हनुमान बेनीवाल उसके बाद में इतनी शख्सियत कैसे बनी, वो तो अलग बात है कि वो प्रोग्राम मैंने कैसे निकाला। सचमुच में वो उस कैमरे के सामने बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि वाकिफ नहीं थे कैमरे से कैसे मुखातिब होना चाहिए। तो मैंने किसी तरीके से वो कविता गढ़ी और सब दर्शकों को सुनाई कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि राजस्थान के विभिन्न संभागों में जो मजबूत राजनीतिक सामाजिक समूह हैं, उन समूहों में एक नाराजगी का स्वर उभर रहा है। वो अपने स्थापित नेताओं के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। ये आते हैं नागौर से। नागौर मेरवाड़ा एक इलाका है जिसको बोलना चाहिए, जिसमें डीडवाना, पुष्कर, मकराना ये सारे क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनका रहन सहन बहुत अलग किस्म का है, और इन पे एक छत्र कंट्रोल जो रहा वो रहा मिर्धास का, बहुत जोधपुर के रहा। उनके खिलाफ उन्हीं के पास से जो निकलते थे वो विकल्प बनते थे। ये नाराजगी कहीं नौजवानों में पैदा हो रही थी कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं और हमारी बातों को उस तरीके से रख नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, और हमारे नेता संतुष्ट होकर के कभी, जैसे वो जो चुनाव परिणाम है, जिस मृधा को इन्होंने पराजित किया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो इसीलिए पराजित हुई कि ये ठाटबाट से जो आकर के आप अब हमें संबोधित करके और हमारे बीच से मत ले जाती हैं और लीडर बनती है, और हमारी तकलीफ के बारे में, हमारी समझ के बारे में, हमारी जरूरतों के बारे में आप कुछ कहती नहीं है। ये एक अप्रत्यक्ष भाव था ये मतदाताओं का, और ये भाव बढ़ता चला गया। ये इतना बढ़ा है कि जोधपुर में आज परशुराम जी मदेरणा की डॉटर दिव्या को ये संकट पैदा होने लगा कि हनुमान बेनीवाल के जोधपुर में काबिज ना हो जाए। तो जो अभी पिछले दिनों में, पिछले साल भर के अंदर जो टेंशन्स नजर आए वो ऐसे ही नजर आए, क्योंकि दिव्या के पास में वोकैबुलरी है, उसका प्रेजेंटेशन बड़ा लाजवाब है, लेकिन उसके पास में वैसी रीच नहीं है
जैसी हनुमान बेनीवाल के पास में रीच है। वो एक लोक शैली की स्टाइल से लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और उनका विश्वास हासिल करते हैं। और यही नतीजा है कि जैसे ही इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की और बड़ी समझदारी से, मैं नहीं मानता जेमिनी जी की बात के दिमाग से नहीं काम करते हैं, दिल से करते हैं, वो बिल्कुल दिमाग से काम करते हैं। और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने बार्गेनिंग का सिलसिला रखा कि सौदेबाजी होती रहनी चाहिए। और जितने भी नेता निकले हैं, देखिए उन्होंने सन 52 से लेके अब तक अपने आप को स्थापित इसी तरीके से किया है कि जहां कहीं पर भी छोटे छोटे जो नाराजगी के स्वर थे उनको अपने साथ में जोड़ के और अपना हित साधा है। लेकिन ये एक ऐसे लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में निकल रहे हैं श्रीमान कि अगर इन्होंने अपना सारा दायरा बढ़ाते हुए और अपने सारे लोगों के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक समूहों को अपने साथ में जोड़ा और उनकी आवाज को अपने साथ में मिलाया, क्योंकि सामान्य जन लोक भाषा को समझता है, वो सोफिस्टिकेटेड बातों को नहीं समझता है। मैं यहाँ कंपेयर करना चाहता हूँ दूसरे नौजवान को ना, जैसे सचिन पायलट है, उनके पास में वो जुबान नहीं है जो उनके पिताजी के पास में हुआ करती थी। मैं कहता हूँ कि वो जुबान अगर वो हासिल कर ले तो उनके लिए बहुत बेहतर रीच बन जाती है राजनीति के लिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल के पास में वो है, उनके पास में वो सोफिस्टिकेशन नहीं है। तो सोफिस्टिकेशन और ये अगर कहीं मिल जाए, यानी लोक भाषा मिल जाए और साथ साथ में जो आज की राजनीति का जो स्वरूप है वो अगर वो समझ लें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत बड़ी ताकत राजस्थान में अपने आप को बना सकते हैं। और मैं इसी उम्मीद से देख रहा हूँ लगातार कि इस आदमी में ये दोनों चीजें अगर मिक्स हो जाएं या ऐसा समूह उनके पास में मिक्स हो जाए। मैंने अलग अलग चैनल पे भी चर्चा करते हुए इनके जो प्रवक्ता है उन लोगों से भी कहा कि भाई थोड़ा ये लोक शैली वाला तो सिलसिला ठीक है, लेकिन ये जो राजनीति का जो राष्ट्रीय स्वरूप बन रहा है उसमें आपकी आवाज अलग किस्म की होनी चाहिए। और उसमें आपने जैसे ही ये किसानों के जो 3 कानून रद्द करवाने की बात, उस पर जिस तरीके से इन्होंने अपना स्टैंड लिया, इसे लगा के ये इसीलिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिक्स नहीं होना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने हित ज्यादा तरीके से साधना चाहती हैं, उन समूहों के हित नहीं साधना चाहती जिनके बल पर वो शासन में आती हैं। तो ये मैंने देखा है कि हनुमान बेनीवाल के अंदर ये बात निश्चित रूप से है, लेकिन वो दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होनी चाहिए। तो दिमाग की ज्यादा हो रही है और दिल की भी ज्यादा हो रही है, उसको लोक शैली में और वर्तमान में जोड़ने के साथ में बहुत बेहतर तरीके से अपना राजनीतिक विस्तार कर सकते हैं। अब जेमिनी से पूछ लीजिए आप ये सारी बातें। निखिलेश जी, जब आपसे संपर्क कटा तो आप जेसी बोस कांड के बारे में बता रहे थे और इसके अलावा उस समय में एक लड़की पर तेजाब फेंका गया, एक लड़की की किडनैपिंग हुई और उसके बाद जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का माहौल बना, हनुमान बेनीवाल ने पूरी तरह से इन घटनाओं का विरोध किया, प्रदर्शन हुआ। तो उन घटनाओं के बारे में बताइए और इस बीच में हनुमान बेनीवाल किस तरह से एक अच्छे नेता के रूप में उभरे, वो भी बताइए। देखिए आंचल, हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो जिससे जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं। दिमाग वाला कंसेप्ट उनका मैं आज भी नहीं मानता, क्योंकि वो अगर ऐसे होते तो कभी में मंत्री बन जाते। वो हमेशा अपनी दिल की सुनते हैं और जो मंत्री बनाने का ऑफर उनको पहले दिन ही दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप आरएलपी का विलय कर लीजिए, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। जब किसानों की बात आई तो किसानों को ठुकरा दिया। इससे पहले जब बीजेपी ने उनको एमपी का टिकट दिया, उससे पहले उनको सीपी जोशी साहब अशोक गहलोत जी के घर लेके गए थे और अशोक गहलोत जी और सीपी जोशी साहब के बीच में बैठक हो चुकी थी और इन्होंने 2 लोकसभा की सीटें मांगी थी, अजमेर और नागौर। लगभग तय हो गया था कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा, क्योंकि कांग्रेस में वही आला कमान है जो मैं कह रहा हूँ, ताला कमान है। उस आला कमान ने ज्योति मिर्धा जी के सामने घुटने टेक दिए और आखिरी में ये समझौता रद्द हो गया। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जो हनुमान बेनीवाल है उनको बीजेपी से समझौता हुआ उनका, जब प्रकाश जावड़ेकर जी यहाँ प्रभारी थे और वो सिटी पैलेस में रुके हुए थे, उस दौरान ये सारा चीज हुआ। और उसी के बीच में जो बीजेपी को ये लाभ हुआ कि 24 फूल एक टायर के ऊपर चढ़कर चले गए, क्योंकि उस दौरान एक बड़ी घटना हुई कि जो इनका चुनाव चिन्ह था वो सीज कर दिया गया था। बोतल का चुनाव चिन्ह जो आज है, उन्हें टायर का चुनाव चिन्ह से लड़ा। आरएलपी का चुनाव चिन्ह
टायर था और उस समय कहा गया लोकसभा चुनाव में कि 24 फूलों को एक टायर चढ़ा के लेके गया है। और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी जोधपुर में जो गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है हनुमान बेनीवाल का। और राजसमंद से दिया कुमारी की जीत में भी अगर किसी का योगदान है तो वो है हनुमान बेनीवाल का, क्योंकि वहां मेड़ता में इंदिरा बावरी जो इनकी विधायक है वो है। इसके अलावा भी कुछ बेल्ट में जैतारण वगैरह में हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। ओशिया में जो अभी सर बात कर रहे थे दिव्या मदेरणा जी का, जो पंचायती राज के चुनाव हुए तो ओशिया में आरएलपी ने वहां प्रत्याशी उतारे और दिव्या मदेरणा जी को मात खानी पड़ी। और उस समय दिव्या मदेरणा जी ने एक बयान दिया कि इस बोतल को कुएं में डाल दो, तो उन्होंने फिर हनुमान बेनीवाल जो बोलने में बहुत तेज है, उन्होंने सीधा कहा कि कोई भंवरी थोड़ी जिसको बोतल को कुएं में डाल दोगे। तो हनुमान बेनीवाल अपनी किस्म की राजनीति करते रहे। और जब वो पहली बार विधायक थे तो अशोक गहलोत जी उनकी कैपेबिलिटी को समझते थे। अशोक गहलोत जी ने उनके बहुत आउट ऑफ वे जाके काम किया, उनके डेवलपमेंट को, उनके यूथ को, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। प्रदीप बोरड़ साहब उनके साथ हुआ करते थे और प्रदीप बोरड़ साहब उनके खूब काम किया करते थे। तो ये तो तमाम चीजें हैं कि हनुमान बेनीवाल किसी जमाने में वसुंधरा राजे के भी नजदीक रहे थे। पहली बार उन्होंने मांग की थी वसुंधरा जी के लिए कि, लेकिन वसुंधरा जी और उनके विचारों में कभी मिलान नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा सामंती सोच के विरोध में रहे। और वो पहले शख्स हैं जिन्होंने जब विधानसभा में जब बन के गए एमएलए तो तेजा जी की जय बुलाई, और जब लोकसभा में पहुंचे तो पहली बार तेजा जी का जयकारा दिल्ली की महापंचायत में गूंजा। ये उनकी जो अदा है, इस अदा के ही यूथ दीवाने हैं। इसके अलावा कोई भी मुद्दा हो जो यूथ से जुड़ा हुआ हो, इनके पास कोई भी चला जाए, किसी कास्ट का चला जाए, कोई व्यक्ति चला जाए, वो सीधा फोन करते हैं और जो उसकी मदद हो सकती है वो करते हैं। उनके पास आर्थिक संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विपरीत परिस्थिति में ये बंदा राजनीति कर रहा है। मैं उसको नजदीकी से जानता हूं। तमाम विपरीत हालात हैं आर्थिक रूप से, लेकिन वो अपने हक हकूक और जनता की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और यही जनता उसकी अदा को दीवानी है। यानी मैंने उनको नजदीकी से ये देखा है कि जो आदमी उनको मकान तक नहीं ले पाया, अभी उन्होंने लोकसभा के 3 साल से चुनाव चुन लिए गए, लेकिन उन्होंने अभी मकान लिया है नॉर्थ एवेन्यू में 33 नंबर का। तो ये जो चीजें हैं कि वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। उन्होंने अपनी शादी भी सबसे लेट की। आपको मैं बताऊं, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संकल्प किया था कि मैं एमएलए बनूंगा तब शादी करूंगा। उनके छोटे भाई जो नारायण है बेनीवाल, जो एमएलए हैं अभी उनकी जगह क्यूसर से, उनकी शादी पहले हो गई और उन्होंने शादी बहुत लेट की, एमएलए बनने के बाद ही शादी की। तो ऐसे वो खुद शुरू से ही ऐसे हैं, जो उन्होंने एक बार तय कर लिया, वो उसमें कोई शक समझौता नहीं करते हैं। वो अपनी किस्म की राजनीति करते हैं। वो ठरके वाली राजनीति में बिलीव करते हैं। वो किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज वाली पॉलिटिक्स में कभी बिलीव नहीं करते हैं। और खुद सीपी जोशी साहब उनकी इस अदा की तारीफ कर चुके हैं कि ये जो कुछ करता है खुल के करता है, ये षड्यंत्रकारी राजनीति में कतई बिलीव नहीं करता है। और यही कारण है कि आज बीकानेर में कल वसुंधरा जी की मीटिंग हुई जूनागढ़ में, उससे पहले एक दिन पहले रात को ये पहुंचते हैं। उनकी भीड़ और उनकी भीड़ कंपैरिजन कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मास लीडर कौन होता है, जनता की आवाज उठाने वाला कौन होता है। और ये बिल्कुल सही है। अगर उस जमाने में घनश्याम तिवारी और किरोड़ी लाल मीणा उनका साथ दे देते, किरोड़ी लाल मीणा जी ने शुरू में साथ दिया, उसके बाद में घनश्याम तिवारी जी ने जब उनकी मानसरोवर में मीटिंग हुई आरएलपी की, जिसमें जयंत सिंह भी आए थे, जयंत चौधरी भी आए थे, और तमाम लोग, इतनी भीड़ जयपुर में कभी हुई नहीं जितनी भीड़ उन्होंने की। इसके अलावा उनकी पहली नागौर में हुंकार रैली हुई, फिर बाड़मेर में जो हुंकार रैली हुई, इसमें अपार जनसमूह उमड़ा। और यही कारण रहा कि कैलाश चौधरी जो आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, राज्य मंत्री हैं, उनकी जीत का मुख्य श्रेय जाता है तो इनको जाता है। इसके अलावा राजस्थान की कांग्रेस में कई एमएलए हैं जो जाट कम्युनिटी से आते हैं। वो जीत में उनका हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बहुत ताजा तरीन चुनाव से पहले पार्टी बनाई और उनका एक दिल बड़ा था, उनका कहा अपनी वजह से कोई हारना नहीं चाहिए। कई कांग्रेस एमएलए, कई बड़े मंत्री जो बने हुए हैं, उसकी जीत में हनुमान बेनीवाल का आशीर्वाद छुपा हुआ है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहली बार पार्टी बनाई थी और वो दिल से चलने वाले हैं। मैं आज भी लिख के दे रहा हूं कि वो दिल से चलने वाला बंदा है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये जीत जाता है तो कोई बात नहीं। अगर वो पहले बार दिमाग से काम लेते तो उनकी सीटें 3 नहीं आती, उनकी सीटें 20 आती। लेकिन उन्होंने कई जगह ठीक है ये जीत जाएगा, अपनी कम्युनिटी का, नागौर में सारी सीटें जीती एक कम्युनिटी की। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया और दिव्या मदेरणा जी की जीत में भी उनका कहीं न कहीं योगदान है। ऐसा कई जगह उन्होंने किया
क्योंकि वो पहली बार पार्टी बनाई थी, सब कुछ घोपचोप था, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे में जो एक अंदर जो एनर्जी है कि किसी भी व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, वो आज भी वही दाल रोटी खाते हैं जो पहले खाते थे। यानी आज भी उनकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया है, बिल्कुल वही दिन भर रात भर आप काम करना, दिन भर उठकर काम करना, जो उनकी जो वर्किंग स्टाइल है। इसके अलावा सबकी सुनना, ये एक उनकी सबसे बड़ी अदा है कि वो कोई आ जाए, वो उसका नाम नहीं जानते, गांव नहीं जानते, पूछते हैं क्या काम है तेरा, ये काम है, किससे काम है, ला नंबर ला, वो नंबर ये है, तो उसका तुरंत नंबर मिला के तुरंत ऐसे बोलते हैं उसको, अधिकारी को, जिसकी कोई हद नहीं। और वो पहले ऐसे विधायक रहे जिनके खिलाफ जब उन्होंने वसुंधरा जी का विरोध किया तो 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, 27 से ज्यादा, और उन्होंने सरकार से समझौता नहीं किया। अगर वसुंधरा राजे जी को सदन में कोई घेरने वाला व्यक्ति था तो वो था हनुमान बेनीवाल, जिसने पूरी बिना सरकार की परवाह किए हुए लड़ाई लड़ी। 27 मुकदमे, उनके घर को घेर लिया पुलिस ने, लेकिन उस आदमी ने समझौता नहीं किया। आपको याद होगा कि नागौर में एक बार मेला था तेजाजी का, तो वसुंधरा जी के पुत्र वहां चले गए थे, तो वहां प्रदर्शन हो गया था और उनको खाट के नीचे घुसना पड़ा, कई चीजें, लेकिन वो बंदा झुका नहीं। ये जो उसकी लड़ाई करने की जो आदत है ना, जो लड़ाका है, उन्होंने पहले अपनी चुनावी सभा में कहा था कि हजारों साल में कोई ऐसा लड़ाका पैदा होता है कौम में, अगर आप इस बार आपने साथ नहीं दिया तो ये लड़ाका दोबारा पैदा नहीं होगा। तो वो वाकई लड़ाका है, किसी कीमत पर समझौता नहीं करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि अशोक गहलोत जी का पहला कार्यकाल था और ये एमएलए बन के आए थे, शादी भी नई हुई थी, एक विधवा माँ आ गई, फ्यूचर की थी, और वो खाना खाने लगे थे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, मुझे पूरी तरह याद है। तो मेरे से कहा तू खाना खाएगा? मैं तो खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। कहा तू पंडित है, तू खाना खाएगा। उन्होंने खाना छोड़ा और उस लेडी से उन्होंने वादा किया था कि भाई तेरे बेटे की अनुकंपा नियुक्ति कराऊंगा रोडवेज में, और रोडवेज के चेयरमैन उसमें मंजीत सिंह जी थे। तो मैंने कहा आप रुक जाओ, खाना खा जाओगे? नहीं मैं तो जाऊंगा। वो बंदा उस विधवा माँ से कहा, माँ मैं आपसे वादा किया था चुनाव में, मैं रोटी जब ही खाऊंगा जब इसकी नियुक्ति पत्र निकल जाएगी। वो वहां से सीधे रोडवेज ऑफिस गए, मंजीत सिंह जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा प्रदीप बोरड से बात करो। प्रदीप बोरड जी से बात कराई, उसके बाद वहां प्रदीप बोरड जी ने कहा कि एक बार आप साहब से मिलो। तो शाम तक वो आए नहीं, 6 बजे तक खाना नहीं खाया। गहलोत साहब से मिले, प्रदीप बोरड जी ने वापस मंजीत जी को कहा, और शाम को 7:30 बजे उसका अपॉइंटमेंट लेटर, अनुकंपा नियुक्ति का पत्र निकला के उसको दिया, उसके बाद खाना खाया। तो ऐसा जुनूनी नेता शायद ही पैदा होता है कि जो आदमी बिना एक जो ग्रास रूट की महिला है उससे वादा किया था चुनाव में, मैं तुम्हारे बेटे का नौकरी लगाऊं। तो उनकी एक ये बड़ी अदा है, और यही अदा है कि वो दीवानगी है उनकी। और यूथ के लिए, उनके राइट्स के लिए, अग्निवीर के लिए कौन लड़ाई लड़ी? यानी आप देखिए, एनडीए के खिलाफ, एनडीए में शामिल होने के बावजूद, एनडीए के समर्थन लड़ने, उन्होंने जो भी किसान और जवान के लिए अगर कोई मैदान में आया तो वो है हनुमान। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। राजस्थान में ऐसा कोई मुद्दा जो यूथ से जुड़ा हुआ हो उसमें हनुमान मैदान में नहीं कूचा हूं, मुझे तो याद नहीं है। आज से नहीं, वो यूनिवर्सिटी टाइम भी ऐसे ही थे, वो तमाम चीजें थी। उन्होंने जब एक घूमर, इंटरनेशनल घूमर करवाया, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कल्चरल यूथ का फेस्टिवल होता था, तो पहली बार उन्होंने इंटरनेशनल टीमें बुलवाई। यानी वो कुछ नया करने में, इनोवेशन करने में उनका ब्रेन बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन उनमें कहीं न कहीं एक, मैं कहूंगा, पॉलिटिकल वैराग्य है कि वो पैसे की तरफ नहीं खींचे, और यही कारण है कि लोग उनसे लाड करते हैं। आज उनके पास, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, लेकिन जिस कदर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कदर वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के दम पर लड़ रहे हैं, ये जितनी भी भीड़ रैली आती है, ये लोगों को लगता होगा कहीं से पैसा आता है, ये लोग उनके दीवाने हैं। यूथ खुद ईसब गोल के, मैंने खुद ने देखा हुआ है कि ईसब गोल का कट्टा बाजार में बेच के और गाड़ी लेके उनके साथ निकल पड़ते हैं। तो ये जो दीवानगी है, ये कमाना, और आज तक कितने साल, आजादी के 70 साल हो गए, आज तक कोई पार्टी नहीं बना पाया। राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया, कोई जाट लीडर, कोई दूसरे ही नेताओं के साथ चिपक के राजनीति की होगी। ये पहला मर्द का बंदा मानता हूं जिसने ताल ठोक कर बीजेपी और कांग्रेस को जमीन दिखाकर, जो मुख्यमंत्री रहे उन पर हमले बोल कर, और विधानसभा में तमाम चीजें, राजकुमार शर्मा और उनके केस चल रहा था यूनिवर्सिटी टाइम का, तब उनको विधानसभा में आपस में लड़ लियो। यानी वो सच के लिए अपनी दोस्ती को भी छोड़ देते थे, और आज भी छोड़ देते हैं। वो सच की लड़ाई लड़ने वाला नेता है, वो तेजाजी के भक्त हैं। आप देखिए, इतनी रैलियां हो गई, उनके कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। उनकी गाड़ी में हमेशा तेजाजी के गायन चलता रहता है। वो उनकी एक शुरू से है, जब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे तब से उनके ऊपर ये तेजाजी की कोई मैं मेहर मानता हूं कि उनकी गाड़ी
हमेशा तेजाजी के भक्त। उनके ऊपर झोटवाड़ा में हमला हो गया, तमाम चीजें हुई जब मैं आनंदपाल वाला मामला चल रहा था, लेकिन वो सुरक्षित निकल गए। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे ऊपर तेजाजी की कृपा है, क्योंकि तेजाजी का गायन चल रहे थे। तो वो सच मायने में जो करनाल के तेजा हैं उनके परम भक्त हैं, और उनके आशीर्वाद से ही वो चला रहे हैं। यानी आप देखिए, उनकी वाइफ और बच्चों से मिले हुए 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, जाते नहीं है, रात को भी लगे रहते हैं। तो अकेला आदमी जैसे तैसे करके इस जंग में लड़ रहा है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता समझौता कर चुके पार्टी से वापिस आए, घनश्याम तिवारी ने पार्टी बनाई, फिर बीजेपी में आए। एक हनुमान बेनीवाल राजस्थान में ऐसा चेहरा है जो अपने जिद, जोश, जुनून और जज्बे के कारण टिका हुआ है, और भाजपा जैसी पार्टी को उन्होंने उनको बता दिया है कि मैं अलग हूं। अमित शाह को खुद को भी पता है। ये पहला आदमी था राज्यसभा चुनाव में, जब ये सरकार गिरने की स्थिति में थी, तो भी उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। और जब शुरू में सरकार बनने की बात आई, तो उन्होंने यूथ का समझौता करते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात कही कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आरएलपी के तीनों विधायक उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जब वो नहीं बने और बीच में दौर आया, तो वो अशोक गहलोत के साथ भी जाके उनकी मदद करने को तैयार हो गए थे। जी जी ओम जी, अशोक गहलोत मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में चौधरी कुंभाराम पहले आदमी थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में जब बात नहीं सुनी गई, आला कमान ने नहीं सुना, तो जनता पार्टी फॉर्म की। ये जनता पार्टी जो 1977 में बनी, उससे पहले 1967 में बन चुकी है। जनता पार्टी पहले वहां फॉर्म हुई। उसमें कमला जी थी, दौलत राम थारण थे, और कोई झालावाड़ वाले नरेश थे, इस तरीके के लोग थे सारे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए आपको ऑर्गेनाइज तो होना पड़ता है। आप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ में महत्वपूर्ण बात यह है, जो इस अनुभव से समझ में आती है, कि लोक शैली को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, लोक भाषा में जब तक आप नहीं बोलेंगे, लोक भाषा के माध्यम से लोगों के बीच में नहीं जाएंगे और वास्तव में मर्ज ना समझेंगे, ये जो नौजवान सारा पीछे पड़ा हुआ है, मैंने गिनवाया कि डीडवाना और पुष्कर और मकराना और ये क्या कहते हैं, नागौर, इसमें जिस तरह की चौधराहट होती रही है और एक विशेष परिवार ही स्थापित होता रहा, बाकी कुछ नहीं। तो नाराजगी है लोगों में, ये परिवारों का जो बिल्कुल एक सामंती एटीट्यूड हो गया, उससे निकाल करके सामान्य जन की ओर ले जाने वाला काम चूंकि हनुमान बेनीवाल ने किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल वक्त के साथ साथ में समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज किए बगैर चीजें चलती नहीं हैं। और अब उनके साथ में ऐसे लोग भी जुड़ने लगे हैं जो बौद्धिक रूप से मजबूत है और राजनीति के शास्त्रीय स्वरूप को समझते हैं। क्योंकि सिर्फ तेजाजी तो एक सिंबल है आपका। लोक भाषा में लोक देवताओं को जो नहीं मानता है, जो उनकी चर्चा नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। गांधी ने ही सारे अल्लाह ईश्वर सब की चर्चा की उसके बाद में, लेकिन वो साइंटिफिक एटीट्यूड में थे और उसके लाभ मिल रहे हैं, कांग्रेस को लाभ मिला है उसको ना। उसी तरीके से मुझे लगता ये है कि अगर हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को परिवर्तित किया और नौजवानों को जो जोड़ने का सिलसिला किया, तो ये जो सारी स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज हैं और स्थापित जो सामंत हैं अलग अलग उसमें बने हुए शूडल्स कहता हूं मैं, वो जो अपनी जातीय समूह के बिल्कुल जैसे वो एक ठेकेदार बन गए हैं, वही सब कुछ करेंगे। नौजवानों की जरूरतें और नौजवानों के आज के जमाने में कैसे कुछ मिलना चाहिए, रोजगार कैसे